हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और यहाँ पर जीएस से संबंधित सभी क्वेरीज दूर की जाती हैं। आपको जीएस से संबंधित कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उसको जरूर से जरूर आपका जो भी समस्या होगा उसका निपटारा किया जाएगा। और ईश्वर से हम यही मनोकामना करते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। और व्यस्त इसलिए रहिए क्योंकि आप सिलेक्शन लेने में व्यस्त रहिए। गलत कामों में व्यस्त रहेंगे तो जरूरी ही आप निश्चित रूप से असफल साबित होंगे। और जीवन जानते हैं, यही गोल्डन टाइम आपका चल रहा है। अगर इस जीवन में आप गड़बड़ साबित हुए तो आगे चल के हमेशा आपका जीवन कष्टमय दुख भरा बीतेगा। इसलिए दोस्तों, यही हम चाहते हैं कि आप हमेशा अपने टाइम का सदुपयोग करिए। सदुपयोग करेंगे तो अच्छे रास्ते पे चलेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अनुच्छेद 30 हम लोग पढ़ चुके थे, 30 तक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम लोग जो है चर्चा करेंगे कि अनुच्छेद 31 के बारे में। तो 2 मिनट देख लीजिए, क्योंकि हो तो गया है समाप्त अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 इसके अंतर्गत संपत्ति का अधिकार। किसका अधिकार? संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 31 के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार का उल्लेख है। अब आप ये जान लीजिए कि संपत्ति का अधिकार क्या है। संपत्ति का अधिकार ये होता था कि जैसे मान लीजिए पहले क्या होता था, जो भी जमीनें हैं, जो भी सारी चीजें हैं या कोई भी संपत्ति है, सब लोग कहते हैं हमारी संपत्ति हमसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन जान लीजिए कि इसे संपत्ति के अधिकार को अब हटा दिया गया है। और इसे कैसा अधिकार घोषित कर दिया? पहले ये मौलिक था। पहले कैसा अधिकार था? मौलिक अधिकार। और आप जानते हैं मौलिक अधिकार कोई आपसे छीन नहीं सकता है। पहले ये मौलिक अधिकार था, लेकिन वर्तमान समय में इसे हटा दिया गया है मौलिक अधिकार से और इसे विधिक अधिकार घोषित कर दिया गया है। विधिक अधिकार का मतलब होता है कानूनी अधिकार। विधिक अधिकार का मतलब क्या होता है? कानूनी अधिकार। अब इसे कानूनी अधिकार घोषित कर दिया गया है। ठीक है, अब जब कानूनी अधिकार घोषित कर दिया गया तो आपकी संपत्ति आपकी रही ही नहीं। जैसे अभी जमीनों का मामला ले लीजिए, सरकार जब चाहे तब आपकी जमीन अधिग्रहित कर सकती है और जब वो अधिग्रहित कर लेगी और आप कुछ कह भी नहीं पाएंगे। हाँ, ये है कि आपको उसका जो मुआवजा मिलना है वो आप सबको सरकार दे देगी, लेकिन आपको जो उसमें कुछ बोल नहीं पाएंगे। ठीक, तो ये कानूनी अधिकार घोषित कर दिया गया। अब तक ये अनुच्छेद 21 था, लेकिन अब ये अनुच्छेद 300 क में रखा गया है। किस किस अनुच्छेद में है? अगर आपसे कोई पूछे कि बाबू जो संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में पहले था वो अब किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो आप उनको बताएंगे अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत अब इसे कानूनी अधिकार घोषित कर दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं। ठीक है, ये आपका हो जाना चाहिए। दूसरी चीज, अब हम लोग जो बृहद चर्चा करेंगे, जो कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसे संविधान की आत्मा बोला था। अब हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो जिस भी बच्चों को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो ले लें अनुच्छेद 31 का। ठीक है, अब ये हटा दिया गया है। ठीक, अब हम लोग चर्चा करेंगे अनुच्छेद 32 पर। देखिएगा, अनुच्छेद 32 इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार। ठीक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। और इसे ही अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा बोला है। संविधान की आत्मा बोला है। तो इस चीज को आप लोग दिमाग में रखिएगा कि जितने भी और संविधान निर्माता थे, संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य थे, उन लोगों ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, लेकिन अंबेडकर जी ने कहा था कि अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसे इन्होंने संविधान की आत्मा बोला था। अब जो है आगे चर्चा करेंगे। तब जो दोस्तों अनुच्छेद जो 32 है, ठीक, वो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, इसके तहत आप कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। कहां जाएंगे दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट, या हम कह सकते हैं उच्चतम न्यायालय। किस न्यायालय में आप जाएंगे? उच्चतम न्यायालय। ठीक है, लेकिन अगर हम एक और अनुच्छेद है, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत भी संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, लेकिन वो किसके लिए है? हाई कोर्ट के लिए है। हाई कोर्ट का मतलब आप जानते हैं उच्च न्यायालय। हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय जो राज्यों में होता है, उच्च न्यायालय। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है दोस्तों, तो हमने बताया कि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट
उच्च न्यायालय के लिए संवैधानिक उपचारों के अधिकार का प्रावधान है। तो ये क्लियर हो गया कि अगर हाई कोर्ट की बात करेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार तो 226 है, और अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार तो वो अनुच्छेद 32 है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है ये इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। तो हम यहीं पर आपको बता दें, ऐसे हम बता दे रहे हैं आपको, संवैधानिक जो उपचारों का अधिकार है, कितने प्रकार के संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? 5 प्रकार। कितने प्रकार का दोस्तों? 5 प्रकार के संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। एक है दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, पहला वाला। उसके बाद दूसरा जो है दोस्तों वो है परमादेश, ठीक है। तीसरा है अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा, ऐसे होता है परीक्षा, अधिकार परीक्षा, ठीक। उसके बाद जो चौथा है उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, ठीक है। उसके बाद जो 5वां है वो है प्रतिषेध, थोड़ा इसको ऊपर लिख दे रहे हैं। जो 5वां है वो है प्रतिषेध, ठीक है। ये जो आपके 5 हैं ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार को दर्शाते हैं। अब हम एक एक के बारे में बृहद चर्चा करेंगे कि किसमें किस चीज का उल्लेख है। तो देखिए जो बंदी प्रत्यक्षीकरण आपका है, नाम ही है, बता देना चाहते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है बंदी को प्रत्यक्ष रूप से मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। जैसे हम कह दें कि किसी व्यक्ति ने किसी का कत्ल कर दिया, ठीक। तो हुआ क्या कि पुलिस जो है अगर उनको गिरफ्तार करती है तो उनके गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने, न्यायाधीश के सामने पेश करना जरूरी होता है, लेकिन इसमें आने और जाने का समय नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है। और यही कहा जाता है, यही जो 24 घंटे का समय है यही पुलिस के रिमांड का समय होता है। अब आप जानते ही हैं रिमांड में क्या होता है, हमको कुछ बताने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। तो ये जान लीजिए कि बंदी को प्रत्यक्ष रूप से न्यायालय में पेश करना ये एक बंदी की विशेषता है, विशेषता का अधिकार है कि बंदी को अगर 24 घंटे से ज्यादा आप न्यायालय मतलब थाने में रोक नहीं सकते, क्योंकि वो उसको अधिकार मिला है किसके तहत? बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत। तो आप बोलेंगे बंदी को 24 घंटे के अंतर्गत अंदर न्यायालय में जो मजिस्ट्रेट है उसके सामने आपको पेश करना अनिवार्य है, ठीक है। ये किसके दायित्व है? जो भी वहां के थाना अध्यक्ष जो भी लोग होंगे उनको वहां पेश करना अनिवार्य है, ठीक। ये तो पहला हो गया। दूसरा है परमादेश। परमादेश का मतलब समझिएगा, थोड़ा हम ग्रामीण भाषा में भी आपको समझाने का प्रयास करते हैं। परमादेश का मतलब परम आदेश, ऐसा आदेश जो परम है। परम का मतलब जानते ही है कि उससे बड़ा कोई आदेश नहीं है। अब आप जानते हैं न्याय विभाग में अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट है नहीं है इंडिया में, तो अगर उसका आदेश है तो वो परमादेश होगा। अब यहाँ पे समझने का प्रयास करिएगा कि परम आदेश का मतलब ये होता है, जैसे अभी हम कह दें कि कोई उदाहरण स्वरूप एक चीज ले लें कि जैसे अभी हम अपने ऊपर ही ले लेते हैं, लिख के क्या बता, लिखने में बहुत ज्यादा वो लगेगा, अपने ऊपर ही लेते हैं। हम मान लीजिए कोई नौकरी पा गए, ठीक, ध्यान से समझिएगा। हम मान लीजिए कोई नौकरी पा गए, उसमें हमसे कहा गया, हम मान लीजिए कोई लोक सेवक है, किसी नौकरी पे पद पर विद्यमान है, उसमें हमसे कहा कोई आदमी आया, ठीक, तो हमारे पास आएगा, तो हम उसे मान लीजिए आया कि साहब ये हमारा काम कर दिए, हम कहे भाग जाओ, तुम्हारा काम नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो वो तुरंत जाएगा, उसके पास एक राइट है, उसके पास राइट क्या है? क्या? परमादेश। वो तुरंत जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट वगैरह कहीं पर भी ये रिट दायर करता है, परमादेश जो रिट है, रिट दायर करेगा, उसके बाद वहां से आदेश आएगा कि बाबू तुमको तनख्वाह मिलती है, और तनख्वाह इसलिए मिलती है कि जो भी लोग आए उनके कार्यों का तुमको क्या करना है? निपटारा करना है। अगर तुम निपटारा नहीं करोगे तो तुमको तुम्हारे पद से क्या कर दिया जाएगा? वंचित कर दिया जाएगा। तो ये चीज क्लियर कट समझिएगा कि वहां से आदेश आता है, इसलिए उसे परमादेश बोलते हैं। इसलिए नौकरी करिए तो ईमानदारी से करिएगा दोस्तों, नहीं तो परमादेश रिट आपके खिलाफ भी आ जाएगी, ठीक। इसके बाद परमादेश के बाद देखिएगा अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा में जानते हैं, अगर अब आपको एक ग्रामीण भाषा में बताएं तो अधिकार परीक्षा का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, पैसा वैसा देकर नौकरी पा गया, क्या पा गया?
पैसा वैसा दे के नौकरी पा गया, कोई पा गया। आप जानते ही हैं पटीदार उड़दार लोग जो है ज्यादा खिलाड़ी होते हैं, तुरंत जो है केस कर दिए कि कैसे, इसको तो कुछ आता जाता ही नहीं था, शुद्ध से आठों डाणी नहीं लिख पाता था, तो कैसे ही नौकरी पा गया। अब दिमाग में उनके प्रश्न गूंजने लगा, कैसे पा गए। और जब ये रिट दायर करते हैं अधिकार परीक्षा वाली न्यायालय में, तो वहां से एक आता है, आदेश आता है कि इनसे पूछा जाता है कि बाबू हो, कौने अधिकार से तू इन नौकरियां करत बाटा। अगर पूछा जाएगा आपसे कि बाबू किस अधिकार से आप ये नौकरी कर रहे हैं, तो अगर आप सही रहेंगे तो अपना जो भी प्रमाण पत्र है वो पेश करेंगे कि भाई इस देखिए यहाँ इस सन में हमने ये परीक्षा पास की है, ये दौड़ पास की है, ये सारी चीजें पास की है, तब हम ये नौकरी कर रहे हैं। अगर आप वो देने में असफल होते हैं, तुरंत आपको उस पद से हटा दिया जाएगा। ऐसे कई जो है वाकया सुनने में भी आते हैं कि गलत तरीके से लोग नौकरी ले लेते हैं, बाद में जब उनके ऊपर जांच बैठती है तो उनको उस पद से हटा दिया जाता है। तो यही अधिकार परीक्षा कि किस अधिकार से आप इस पद पे विद्यमान हैं। अगर आपके पास अधिकार है तो दिखा दीजिए किस सन में पास हुए हैं, किस सन में आपकी फिजिकल और जो सारी चीज हुई है, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। तो अगर नहीं होगा तो उनको उस पद से हटा दिया जाएगा। यह है अधिकार परीक्षा। ठीक, उसके बाद है दोस्तों उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब तो प्रेषित करना, भेजना। इसमें क्या होता है, जो बड़े न्यायालय होते हैं वो छोटे न्यायालयों को आदेश देते हैं कि बाबू किसी मामले का, जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा मुद्दा है, उस मामले का निपटारा हाई कोर्ट को हम ले ले रहे हैं, हाई कोर्ट नहीं कर पा रही है, ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि यार 20 साल लगा दिए तुम इस मामले का निपटारा करने, अगर तुम्हारे बस की बात नहीं है तो उस चीज को क्या करो, मेरे पास भेजो। मतलब किसके पास भेजो, सुप्रीम कोर्ट के पास भेजो। तो वो कहता है कि जब तुम इस मामले का निपटारा नहीं कर पा रहे हो तो उस मामले को क्या कर दो, ऊपर वाले न्यायालय में भेजो, अर्थात सुप्रीम कोर्ट में भेजो। तो ये उदाहरण स्वरूप हमने बताया है कि यदि कोई मामला हाई कोर्ट में बहुत दिन से टला हुआ है और उस पर न्याय निर्णय नहीं हो पा रहा है, तो इस रिट के माध्यम से जो होगा, सुप्रीम कोर्ट वो कहेगा कि जब तुम इस मामले में न्याय निर्णय नहीं दे पा रहे हो तो उस मामले को क्या कर दो, हमारे पास प्रेषित कर दो या भेज दो। ये अधिकार कोर्ट को है, ये अधिकार व्यक्ति को नहीं है। ये अधिकार व्यक्ति को नहीं है, अधिकार किसको है, कोर्ट को है। ठीक है, तो समझ में आ गया। इसके बाद प्रतिषेध है। प्रतिषेध का मतलब जैसे नहीं कहते गांव में झगड़ा होता है, दो लड़के हम कहते हैं कि हमारे घर के सामने से नहीं जाए, ठीक, तो यही कहने का ये मतलब होता है कि अगर हम ये बात कह दें कि जैसे सुप्रीम कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट क्या, उच्च न्यायालय, जो बड़े न्यायालय होते हैं वो छोटे न्यायालयों के आदेश देते हैं कि तुम बाबू हमारे मामले में टांग मत अड़ाओ। प्रतिषेध मतलब होता है मना करना। क्या होता है, मना करना। तो मना कर इसलिए करता है, जैसे नहीं कहते हैं कि आप मेरे, जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के मामले का कोई न्याय निर्णय करना है और हाई कोर्ट उसमें पेच फंसा रहा है, नहीं उसमें हस्तक्षेप कर रहा है, तो इस रिट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को मना करेगी कि भाई तुम हमारे मामले में क्यों आ रहे हो, तुम हमारे मामले में क्यों आ रहे हो जब तुमसे कोई संबंधित मामला नहीं है। तो ये मना करना प्रतिषेध हो गया। तो यही 5 प्रकार के आपकी रिट हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। ठीक है दोस्तों, ये 5 प्रकार की आपकी क्या है, रिटें हैं जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दायर की जाती है। आ गई बात समझ में। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे, जिसको भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो ले ले। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे अनुच्छेद 33 की। ठीक, ठीक, अब देखिएगा अनुच्छेद 33 के बारे में, आर्टिकल 33, अनुच्छेद 33 के बारे में। ये एक चीज आपको बता दे, साधारणतम भाषा में सुनिएगा कि जितने भी सैन्य बल के लोग होते हैं, सैनिक बल होता है, चाहे पुलिस हो गई, अर्धसैनिक बल हो गया, सेना हो गई, सूचना ब्यूरो के अधिकारी हो गए, ये जितने भी होते हैं इनके मौलिक अधिकारों को इसमें निर्बंधित किया गया है, प्रतिबंधित किया गया है। जैसे अभी हम कह दें कि आप सुनते होंगे कि जो पुलिस के कर्मचारी होते हैं इनको संघ बनाने की स्वतंत्रता नहीं है। आप हमेशा सुनते आते हैं कि लेखपाल के अगर एक कर्मचारी को किसी ने मार दिया तो वो कहता है लेखपाल संघ बना के जो है जुलूस निकालता है, यहाँ से लेके पूरे रोड तक। रेलवे के किसी कर्मचारी को कोई दिक्कत हो जाती तो वो जुलूस बना के निकालता है। अभी हाल ही में आप लोग देखे होंगे वकीलों वाला जो मामला आया था कि वकीलों के किस वकील के साथ पुलिस की हाथापाई हुई थी, उसमें वकीलों ने पूरा एकदम धरना दे दिया, कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, जितने पुलिस बल, सेना बल, सूचना ब्यूरो के लोग होते हैं उनके मौलिक अधिकार नहीं होता। कभी आपने सुना है कि पुलिस ने दंगा किया हो, कभी आपने सुना है कि पुलिस ने सभा कराई हो, कभी आपने सुना है कि पुलिस जो है कहीं पर जो है चुनाव लड़ रही है। तो इस तरीके का जो है पुलिस और सैन्य बल को यह अधिकार नहीं है कि कुछ बहुत सारे मौलिक अधिकार उसके निर्बंधित कर दिए गए हैं। तो हम बता दें इसमें आपको अनुच्छेद 33 के अंतर्गत
यहां पे लिख दे, बता दे, पुलिस बल, अर्धसैनिक बल, अर्धसैनिक बल। अब आप अर्धसैनिक बल में जानते होंगे सीआरपीएफ है, ठीक है, सीआईएसएफ है, एसएसबी है, बीएसएफ है, ठीक है, ये सारे लोग अर्धसैनिक बल के अंतर्गत आते हैं। अब पुलिस बल आप जानते हैं हर राज्यों में पुलिस होती है। उसके बाद सेना, अब आप सेना में जानते हैं जल, थल और वायु, 3 प्रकार की हमारी सेना होती है। और आसूचना ब्यूरो के अधिकारी, ब्यूरो के अधिकारी, ब्यूरो बस लिखिए। ये सारे जितने भी लोग हैं, ठीक है, इनकी बात कर ले, इनकी बात कर ले, इनकी बात कर ले, इनकी, ये सारे जितने भी लोग हैं, इन सब लोगों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया गया। हम यहां लिख दे रहे हैं, इन सब के मौलिक अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया गया है, प्रतिबंधित किया गया है। तो ये क्लियर हो गया आपको क्यों किया गया है, जान लीजिए कि जो आज से ये भी क्लियर कट ले लीजिए अपने दिमाग में, जो पुलिस में अगर आपकी भर्ती हो गई तो आप ये भूल जाइए कि आप किसी भी राजनीतिक किसी भी चीज पर टिप्पणी कर सकते, कोई अधिकार आपके पास नहीं है। ना तो घूमने का अधिकार है, ठीक है, न तो आपको बोलने तक का भी अधिकार नहीं हो। तो कोई भी मामला हुआ है आपके आंख के सामने हुआ, कोई भी चीज हुआ है तो आप बोल नहीं सकते उसमें, ठीक है, ना तो बोलने का अधिकार है। अब बोलेगा भी, कोई भी मामला बोलेगा भी तो उसका आला अधिकारी आपको बोलेगा, वो भी जब उसको आर्डर आएगा तब बोलेगा, ठीक। अब सैन्य विभाग आप सुनते हैं कि पुलिस किसी के बारे में कोई पुलिस के बारे में जानता है कि पुलिस कहाँ है कहाँ नहीं है। तो ये चीज आपको क्लियर कर देना है कि इन सब पुलिस बल, अर्धसैनिक बल, सेना, आसूचना ब्यूरो, इन सब जो भी लोग होते हैं इनके मौलिक अधिकारों को प्रबंधित कर दिया गया है। आप कहीं पर भी किसी समाज में खड़ा हो बोल सकते हैं, लेकिन पुलिस वहां मुंह आपको देखती रहेगी, आप वो कुछ नहीं बोलेगी, ठीक। और सेना के आप जानते हैं, सेना में कहीं अगर युद्ध छिड़ गया तो आपको जहां छुट्टी पे आए यहां से आपको जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका एक तरह से अधिकार निर्बंधित हुआ कि नहीं हुआ। छुट्टी पर अगर आया सैनिक, अगर सेना युद्ध छिड़ गया तो तुरंत उसको जाना पड़ेगा। लेकिन आप हैं कहीं कोई काम आपको करना, अगर आप नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे, क्योंकि आप आम नागरिक हैं। लेकिन पुलिस बल, सैनिक बल, इन सब के अधिकारों को निर्बंधित किया गया किस अनुच्छेद के अंतर्गत, 33 के अंतर्गत। ये क्लियर कट होना चाहिए। उनके ज्यादातर मौलिक अधिकार क्या कर दिए जाते हैं, प्रतिबंधित कर दिए जाते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया 33। इसके बाद हम नंबर लगाते हैं 33 के बाद अनुच्छेद 34 का। ठीक, 34 का अनुच्छेद 34 देखिए। इसमें क्या है, देखिए ज्यादातर टीचर जो होते हैं वो ना तो 12 पढ़ाते हैं, ना तो 13 पढ़ाते हैं, ना तो 33 पढ़ाते हैं, ना 34 पढ़ाते हैं, ना 35 पढ़ाते हैं। कम से कम 5 अनुच्छेद वो किनारे कर देते हैं। वो कहते हैं कहीं पूछा ही नहीं जाता। लेकिन पूछा जाए न पूछा जाए, अगर किसी एग्जाम में पूछ लिया गया तो आप क्या करेंगे, इसलिए पढ़ना आपको सब जरूरी होता है। अनुच्छेद 34 के अंतर्गत मार्शल लॉ का आप लोग नाम सुने होंगे, मार्शल लॉ, ठीक है, या हम इसे सेना कानून भी कहते हैं, ठीक है। मार्शल लॉ या सेना कानून क्या होता है, कुछ ऐसी परिस्थितियां देश में बनती हैं, ये आपातकाल से भिन्न होता है, ये आपातकाल की तरह नहीं होता है, मतलब आपातकाल से इतर होता है, अलग होता है। इसमें क्या होता है कि जब मार्शल लॉ कहीं पर या सेना कानून किसी भी क्षेत्र पर लागू हो जाता है, उस स्थिति में वहां के जो भी कर्मचारी, अधिकारी हैं, जो भी काम करने वाले कामगार हैं, उनको सेना के हिसाब से काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब वहां का जो कानून है, जो वहां जितने क्षेत्र पे मार्शल लॉ लगा है, उनको उस हिसाब से काम करना पड़ेगा जिस हिसाब से वहां का जो कानून प्रक्रिया काम कर रही है, ठीक है। तो ये आपका 34 है। 34 के बाद हम लोग जल्द ही खत्म करने वाले अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 35 क्या है, अनुच्छेद 35 क्या है, मौलिक अधिकारों की, मौलिक अधिकारों से संबंधित मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ ऐसे, या कुछ ऐसे न लिखिए, मौलिक अधिकारों से संबंधित मामलों में विधि बनाने का अधिकार, विधि बनाने का अधिकार
किसको है? संसद को है। किसको है? संसद को है। ठीक है, विधि बनाने का किसको है? संसद को है। लेकिन यहीं पर अगर हम बोल दें राज्य विधानमंडल को है, नहीं है, राज्य विधानमंडल को नहीं है। अभी हम आपसे यही इसी शब्द पे चर्चा कर लें कि जो मौलिक अधिकारों से संबंधित मामलों में विधि बनाने का जो अधिकार है संसद को है, राज्य विधानमंडल को नहीं है। यहाँ पर एक बात बता दें कि यदि कोई जैसे होता है ना, कोई व्यक्ति मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, किसी व्यक्ति को कोई परेशान करता है, उसके मौलिक अधिकारों का हनन करता है, जैसे छुआछूत ले लीजिए और सारी चीज ले लीजिए, तो हनन करता है, तो उसके संबंध में जो कानून बनाएगा, तो वो कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी, न कि राज्य विधानमंडल बनाएगा। और जैसे अभी हमने आपको 17 में बताया भी है कि जो है अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में बताया गया कि 500 रुपए जुर्माना और 6 महीने की जो सजा है, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 17 के अंतर्गत है। तो ये कानून अगर कोई अस्पृश्यता किया होगा तो ये कानून बनाया कौन? संसद बनाया, वही अनुच्छेद 35। इस तरीके से हम लोग मौलिक अधिकार का पूर्ण रूप से समाप्त कर चुके हैं। कोई भी क्वेरीज, कोई भी दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हम उसको निदान करने का भरसक से भरसक प्रयास करेंगे। जय हिंद साथियों।